हेलो बच्चों, मेरा नाम है योगेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है जो लास्ट वीक 31 ऑफ अक्टूबर को हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका प्री था जो वो फेब में हुआ था और अब आपको पता है क्योंकि मार्च में कोरोना आ चुका था और उस वजह से इसका ये जो मेंस का एग्ज़ाम है काफ़ी डिले हुआ और अभी अंत में जाकर 31 ऑफ अक्टूबर को ये जो एग्ज़ाम है मेंस हुआ। तो बच्चों आज हम ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट था उसको हम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले जो दूसरे बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं जैसे कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, तो उनमें जो जीए का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम उनकी कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस ट्री, ये बच्चों को जो लोग आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं और इस तैयारी के रिगार्डिंग हमारा जो टाइम टेबल है हर वीक यूट्यूब के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम शेयर भी कर देते हैं, जिसमें हर रोज़ 3 क्लासेस रहती हैं, सुबह 8, दोपहर में 12 और शाम को 4:30 बजे इसका क्लास रहता है। तो बच्चों आज का जो सबसे पहले मैं जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो एसबीआई का जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के जो क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे वो भी मैं बाद में बात करूंगा। तो मेरी वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहिए अगर आप इस बार बिल्कुल सीरियस मोड में आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हम देखो आंसर्स तो मैंने लिखे ही हुए हैं, क्योंकि क्विज नहीं है आपके लिए, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह का जो आपको आगे एग्ज़ाम आ सकता है या किस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो शौर्य केजीसी कार्ड, ये किस बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। तो आपने देख ही रहे हैं कि इसका जो शुरुआत है एचडीएफसी ने की थी। तो ये जो केजीसी कार्ड है ये एचडीएफसी बैंक ने आर्मी से जुड़े जो जवान हैं उनके लिए इशू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो करंट अफेयर में हम देखेंगे कि किस तरह का करंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो शौर्य केजीसी कार्ड है तो हम कहेंगे कि ये एक तरह से जो बैंक से जुड़े जो भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो उनके किसी कार्ड से जुड़े हों, चाहे वो उनकी किसी नई स्कीम से जुड़े हों, ठीक है, तो कोई भी बैंक का नया इनिशिएटिव है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आजकल मैं पढ़ रहा था कि जो आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर शुरुआत उनकी कर दी है। तो बैंक का एक नया इनिशिएटिव है और जब ये नए नए इनिशिएटिव या स्कीम्स इस तरह की कोई भी न्यूज़ हो तो हमें उसे अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो केजीसी कार्ड है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जवानों के लिए, आर्मी के जवानों के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है एस क्रेडिट कार्ड, ये किस बैंक ने लॉन्च किया, ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। अब इस बैंक की खास बात थी कि इसमें बहुत सारे जो कैश बैक्स का जो ऑफर था, ठीक है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं और एक लिमिटेड पेमेंट के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। तो एक नया नाम रखा एस, जैसे यहाँ पर नाम रखा गया है शौर्य, ठीक है। तो इस तरह के जो नए नए नाम हैं और वो किस बैंक से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुझे याद है कि आज से 3-4 साल पहले तक उस टाइम पे एक दौर आया था कि जब नई नई जो बैंक्स हैं ऐप्स बना रहे थे, तो एचडीएफसी का ऐप था, आईसीआईसी का अपना ऐप था, तो उन ऐप से जुड़े क्वेश्चन आया करते थे कि ये जो ऐप है किस बैंक ने लॉन्च किया है या फिर ये जो बैंक से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा ऐप है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है वो फेडरल बैंक से जुड़ा हुआ है, उसके हेडक्वार्टर से। तो बहुत सारे जो बच्चों को लगता है कि फेडरल जो बैंक है ये अमेरिका का बैंक है, तो अमेरिका में भी एक फेडरल बैंक है, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वैसे ही अमेरिका में जो उनका सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व, ना कि फेडरल बैंक, दैट इज़ फेडरल रिजर्व। तो इंडिया में ये जो फेडरल बैंक है ये केरला में है, केरला में ओल्यूवा नाम की जगह है, वहाँ पर ये इसका हेडक्वार्टर है। तो देखो बैंकिंग के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इवन हैरानी की बात ये थी कि जो फेडरल बैंक है ये कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट बैंक है। तो हमें इसके साथ साथ जो प्राइवेट बैंकों के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी एक बार रीड आउट करना ही चाहिए साथ साथ, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज। अब देखिए बच्चे, एग्ज़ाम है वो होना था मार्च में, मार्च या अप्रैल में, ठीक है, लेकिन ये मार्च या अक्टूबर तक चला गया। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जब एग्ज़ाम का डेट रहता है
तब से ही जुड़े 1-2 महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, कोई भी उसमें से जो इंपॉर्टेंट डे है आपको पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं ऑटिज्म अवेयरनेस के साथ साथ और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं इस बार एसबीआई में, तो मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये 14th क्वेश्चन देखिए कि एयरफोर्स डे है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार कौन सा सेलिब्रेशन था। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्ड में भी जानना पड़ेगा। जैसे जो एयरफोर्स डे है, ठीक है, एक्चुअल में एयरफोर्स इंडिया में उसकी जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और उसके 88 साल पूरे हुए हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा जो सेलिब्रेशन था इस बार एयरफोर्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं जो इम्पोर्टेंट डे से जुड़ा कोई क्वेश्चन है या नहीं है, तो इससे जुड़ा और कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते। तो उसको डिटेल में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, पूरे उस डे की हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी जो उससे जुड़ी इकॉनमी है। तो इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है, उसके नीचे ही था, पहले ध्यान नहीं आया, ये चैरिटी डे है, ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, चैरिटी डे। तो इस तरह से जो भी साल के, तो और ऐसा भी नहीं है कि स्पेसिफिक किसी पर्सनैलिटी से जुड़ा डे आया है या किसी स्पेसिफिक उस साल में हुए किसी इवेंट से जुड़ा डे है, तो कोई भी किसी भी तरह का डेज पूछा जा सकता है। और अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेट 60 to 80 डेज हैं जो पूरे साल के इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अगर हम एक तरीके से मंथ वाइज वीक वाइज याद करें तो ईजिली वो हो भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबीज में कितना शेयरिंग रहता है, तो बच्चों जैसे हमने बात की प्राइवेट बैंकों के हेडक्वार्टर्स की, वैसे ही जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या फिर हमारे ये जो आरआरबीज हैं, तो इनमें इनके जो बेसिक जो नॉलेज है वो लेनी भी बड़ी ज़रूरी है। स्पेशली मैं कहूँगा ये जो आईबीपीएस और क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम है उसके लिए तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। जैसे कि आरआरबीज हैं, इनका रेगुलेटर कौन है हमें पता है, इनका रेगुलेटर है नबार्ड। इंडिया का पहला आरआरबीज कब खुला था, उसका नाम क्या था, या फिर उसमें शेयरिंग कितनी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयरिंग तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी शेयरिंग 15% रहती है, और उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी शेयरिंग 35% रहती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जो पढ़नी पड़ेंगी, और उनके लिए जो है हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनमें हम इस तरह की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है देते हैं। अब इसके अलावा अब जो बुक्स हैं, जो अभी प्रेजेंट में जो बुक्स हैं, किसी बहुत फेमस राइटर की बुक हो या कोई ऐसी बुक जो किसी वजह से चर्चा में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में या हो नेगेटिव वे में, तो 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशन, तो ये बुक लिखी थी रिसेंटली रुचि शर्मा। और अगर मैं देखूं पिछले, जब भी हम कोई बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जनरली हम बोलते हैं कि पिछले 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पिछले 6 से 8 महीने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 बुक्स ही रहती हैं जिनको हमें याद करना होता है और जिनको हमें रट्टा लगाना होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस बुक के बारे में जान लेंगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें ईजिली उसको याद भी कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बात की थी बैंक के नए नए इनिशिएटिव्स की, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जैसे ये नए कार्ड्स थे, एचडीएफसी ने आर्मी वालों के लिए शौर्या या फिर एक्सिस था, ये कैशबैक्स थोड़े ज़्यादा थे इसमें, एस क्रेडिट कार्ड इन्होंने वो लॉन्च किया। वैसे ही जो एसबीआई है, एसबीआई ने इंडिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक घड़ियों जो घड़ी निर्माता कंपनी है टाइटन, तो उसके साथ मिलकर एक टाइटन पे नाम का वॉच बनाया था, जिसका जो फैसिलिटी ये थी कि आप अपनी टाइटन की घड़ी के साथ भी जो है कॉन्टैक्टलेस जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब आपको किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं, तो आपको सिर्फ अपनी घड़ी को, जो भी हमारी पीओएस मशीन है उसके पास एक स्पेसिफिक जो रेंज में लाकर आप अपनी टाइटन पे वॉच से भी जो है जो ट्रांजैक्शन है, जो भी पेमेंट है, कर सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव भी था, और इस तरह की चीज़ पहली बार हुई है कि कोई घड़ी है, घड़ी से आप हैं जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बैंकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी नए इनिशिएटिव्स हैं या जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो हमारे लिए हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है कि ट्राई के चेयरमैन कौन है। अब देखो इससे पता लगता है कि एक तो जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं पिछले 6-8 महीने की,
वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, साथ ही साथ देखो अपॉइंटमेंट्स किसकी, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट हमें जो इंडिया के बड़े रेगुलेटर्स हैं जैसे कि आरबीआई है, जैसे कि सिडबी है, जैसे कि अगर हम बात करें ट्राई है, ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो जितने भी रेगुलेटर हैं, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, एफएसएसएआई है, सेबी है, तो एटलीस्ट इनके सभी के जो रेगुलेटर्स हैं वो हमें याद ही करने चाहिए। अगर न्यू अपॉइंटमेंट हुई है फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर नहीं भी हुई फिर भी हमारे लिए बड़े ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप देखिए जैसे कि हमने आरबीआई के गवर्नर की तो बात कर ली, तो इसमें क्वेश्चंस आया है जो कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उसके जो असिस्ट करते हैं डेप्टी गवर्नर्स, तो वो टोटल कितने डेप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं और वो कितने हैं वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बेसिक सी जो नॉलेज है, जो हम स्टैटिक नॉलेज बोल देते हैं बैंकिंग की, वो भी आजकल ज़रूरी है और करंट में जो चल रहा है वो भी बड़ा ज़रूरी है। फिर इसकी बात करें कि जो एक अभी रिसेंटली न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है, एनयूई, तो एक नई पॉलिसी आई थी बैंकिंग से जुड़ी हुई, तो उसमें कहा गया कि जो रिटेल बैंकिंग कर रही हैं ब्रांचेस, सबसे पहले रिटेल बैंकिंग का मतलब है कि जो आम हम जब बोलते हैं जो डिपॉजिट्स दे रहे हैं आम लोगों को या लोन्स दे रहे हैं, ठीक है, और जब इंडिविजुअल तौर के ऊपर जो है डिपॉजिट्स या लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उसे हम रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। तो इस तरह की ब्रांच खोलने के लिए मिनिमम पेड अप जो कैपिटल है कितनी चाहिए, वो चाहिए हमें 500 करोड़। तो अब बैंकिंग से जुड़ी कोई भी नई पॉलिसी हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई नए रूल्स या आरबीआई ने कोई नए रूल्स बना रखे हों, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है वो हमारे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हमने बैंक के हेडक्वार्टर तो देख लिए थे, अब साथ ही साथ जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये देखो साथ साथ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अलग से, मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा, ये टॉपिक्स मैं आप अलग से आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन जब आप इस एनालिसिस को, इस सेशन को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस सेशन को देखने के बाद जब भी आप कोई नई न्यूज़ देखेंगे, आज के बाद करंट अफेयर देखेंगे, तो आपका जो ध्यान है उन्हीं न्यूज़ की तरफ ज़्यादा होना चाहिए जो न्यूज़ हैं, जिस तरह की न्यूज़ हैं हमें एग्ज़ाम्स में आती हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और 4-4 घंटे पढ़ने के बाद भी उनका जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं हो पाता, तो उसका रीज़न यही है कि जिस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं तो शायद उन्हें उसका जो आइडेंटिटी है उन्हें नहीं पता लग पाती, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जुड़ा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हर स्कीम हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहूँगा जैसे ये कुसुम स्कीम है, ये तो जो हमारे रिन्यूएबल एबल सोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई स्कीम है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जुड़ी स्कीम हो, जैसे अगर मैं कहूँ अगर कोई एनवायरनमेंट से जुड़ा स्कीम हो, ठीक है, या फिर कोई डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ स्कीम हो, ठीक है, तो स्पेशली या फिर कोई इकॉनमी से जुड़ा हुआ स्कीम हो, तो ये 3 तरह की स्कीम्स तो हमें कोई छोड़नी ही नहीं है। हर तरह की जो स्कीम है पिछले 5 साल में जो आई है वो हमें पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, चाहे वो करंट में न्यूज़ में हो या ना हो। जैसे कि कुसुम योजना के साथ ही साथ हम बात करें तो ये बैंकिंग से जुड़ा स्कीम है होम उत्सव। तो एक और प्रश्न आया हुआ था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अटल पेंशन योजना से। अब वो क्वेश्चन है मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा, मतलब तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया हुआ था अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ भी। तो अब अटल पेंशन योजना बहुत पहले से चल रही है इंडिया में, पहले उसका नाम स्वावलंबन हुआ करता था। तो कोई भी जो स्कीम है स्पेशली इकॉनमी, डिजिटल और एनवायरनमेंट से जुड़ी इन स्कीम्स को तो हमें डिटेल्ड में है, इनके जो हर तरह के जो फैक्ट हैं वो देखने हैं। फिर उसके बाद कौन सा बैंक है जिसने अभी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत की है, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। और फिर वही क्वेश्चन कि बैंक का जुड़ा हुआ एक नया इनिशिएटिव।
अब इंस्टा क्लिक ये एक डिजिटल स्कीम है जिसमें आप ऑनलाइन जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहीं पर अपना जो KYC नॉर्म्स फॉलो आपको करने पड़ेंगे, मतलब वहाँ पर अपना आप आधार कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन दे देंगे तो आपका वहीं पर ही जो है सेविंग अकाउंट खोल दिया जाएगा। तो अभी आपको ब्रांच में जाकर लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब देखिए काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं SBI में हम देखें तो बैंकों के नए इनिशिएटिव्स हैं उनसे आ रखे हैं। फिर मैं ये जो पूरी की पूरी जो PPT है ये मैं आपसे PDF के फॉर्म में शेयर भी करूंगा, जो हमारे सक्सेस ट्री के चैनल जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर क्योंकि एक क्वेश्चन था 10वां NUE नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी, इसके बारे में थोड़ा मैंने बताया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कुसुम योजना के बारे में भी बता रखा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है और जो रूरल एरियाज़ में ऑफ ग्रिड सोलर पम्प्स को है जो सपोर्ट करेगी, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा 14th मैं आपको करवा चुका हूँ। 15th है जो कंपनियां हैं जो मैनेज करती हैं एसेट्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो फाइनेंशियल ग्लॉसरी भी बड़ी ज़रूरी है, इसका मतलब हमारे लिए फाइनेंशियल ग्लॉसरी, ठीक है, या फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, तो इसकी भी जो इम्पोर्टेंट है अप्रोक्सीमेट ज़्यादा नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट हमारी 40 to 50 जो टर्म्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल की, तो वो अगर हमारे साथ हों तो हमें जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1 या 2 प्रश्न इसमें से ज़रूर आ जाता है, फाइनेंशियल ग्लॉसरी भी, और साथ ही साथ हमारी जो बैंकिंग का जो ग्लॉसरी है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अटल पेंशन योजना की, मैं पहले आपको बता ही रहा था कि अटल पेंशन योजना से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको रेगुलेट कौन करता है। अब देखिए पेंशन से जुड़ी स्कीम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पेंशन का इंडिया में जो रेगुलेटर है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऑब्वियसली बात है ये PFRDA ही करेगा, ठीक है। अगर शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी फैक्ट है या कोई भी स्कीम है, ठीक है, तो उसे हमेशा सेबी ही रेगुलेट करेगा। बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम है तो उसे हमेशा RBI ही रेगुलेट करेगा, ठीक है। अगर कोई भी इंश्योरेंस से जुड़ा कोई स्कीम है तो उसे हमेशा IRDI ही रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना, ठीक है, पेंशन की स्कीम है, ठीक है, जो 60+ के जो लोग हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर की जो पेंशन है उसको फिक्स कर सकते हैं प्रेजेंट में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस का था, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि न्यूज़ में था, लेकिन कॉमन सेंस थी। और ये जो स्कीम है काफ़ी पहले से चल रही है, इसका पुराना जो नाम है वो था स्वावलंबन। तो इनके जो पुराने नए नाम भी हमें ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे इसके साथ ही मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके साथ ही शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की, इसका पहले का नाम था स्वाभिमान। फिर होम उत्सव स्कीम है, ठीक है, तो इसमें जो बैंक है, बैंक जो लोगों को स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ में जो है लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन और वर्चुअली, और जिसमें कि जो है वो जो लोन्स हैं सस्ते भी मिलेंगे और उनके लिए ज़्यादा जो पेपर वर्क भी नहीं होगा। तो ये जो स्कीम है रिसेंटली ICI ने लॉन्च की है। तो देखो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग से या फाइनेंस से जुड़ी जो नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, वो हमें ज़रूर पता हो। फिर जैसा अटल पेंशन योजना मैंने कहा था बेसिक, अब वैसा ही काफ़ी साल पहले एक स्कीम चली थी इंडिया में मुद्रा योजना, ठीक है। तो है ये एक बेसिक सा क्वेश्चन कि जो मुद्रा है, अगर हमें मुद्रा के बारे में पता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। अब मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट तो मतलब माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई है। तो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई या कोई भी MSME से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं तो उनको हमेशा से सपोर्ट कौन करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ी है, बड़ी बेसिक्स इकोनॉमी पढ़ी है, तब भी आप जो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारी जो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, उसके अभी चेयरमैन कौन है। तो अब देखिए ये आंसर तो लिखिए है जयंत सिन्हा। तो ये पार्लियामेंट, ये जो स्टैंडिंग कमेटी हैं ये अलग अलग जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं सबके ऊपर बनी होती हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो। तो सभी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी हैं और उनके अलग अलग चेयरपर्सन्स हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर डिपेंड ये करता है कि जो ऑप्शंस दिए हैं,
ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन ज़रूर देखिए कि जिस भी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है उसका मिनिस्टर ही ज़्यादातर, या उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही ज़्यादातर क्या रहेगा, उसका चेयरमैन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों उसका जो ऑप्शंस देख के हमें ध्यान से करना है। तो हमें अगर मिनिस्टर्स के नाम पता हैं, अगर हमें स्पेशली कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पता हैं और साथ ही साथ उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के नाम पता हैं, तो हम उसका जो आंसर है इजीली दे सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है, टेस्ला के करंट हेड कौन है। ठीक है, तो बच्चों इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, ठीक है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है, चाहे वो अलीबाबा हो, ठीक है, चाहे वो वॉलमार्ट हो, तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इनके जो हेड हैं, ठीक है, टेस्ला अब क्योंकि एक नया रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो सोलर जो इन्होंने जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी जो शुरुआत कर दी है। ठीक है, और ये जो एलन मस्क हैं अपने आप में एक बड़े शानदार और बड़े गजब इंसान हैं, और दुनिया में जो कार इंडस्ट्री में कहें या फिर स्पेस इंडस्ट्री में कहें बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन है अपने आप में, तो एलन मस्क। ठीक है, तो कभी कभार किसी इंसान की वजह से उसकी करंट पोजीशन पूछ ली जाती है और कभी कभार उस कंपनी की वजह से उसका जो हेड है उसका नाम पूछ ली जाता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई इंडियन, क्योंकि अब इंडिया में हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कोई इंडियन किसी बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाए इंटरनेशनली, तो उसका नाम भी और उसकी कंपनी का नाम भी बड़ा ज़रूरी है। फिर अगला जो प्रश्न है वो हमारा इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है कि जो सितंबर 2020 में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या रहा था। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए जो प्रेजेंट की जितने भी जो हमारे जो नंबर्स हैं, जितने भी ये जो परसेंटेज है, जो भी रेट्स हैं, उनके बारे में हमें ज़रूरी है तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ अब ये जो इन्फ्लेशन के ये जो रेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ देती हैं, गवर्नमेंट देती हैं, वो तो पता हो ही हो। इसके साथ ही साथ मैं ये एक और क्वेश्चन कहना चाहूँगा कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आरबीआई हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ठीक है, या नेशनल डेवलपमेंट बैंक हुआ, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक हुआ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आई का मुझे अभी फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा, बैंक, ये चाइना में है, बीजिंग में। तो इन सभी की जो हमारी इकोनॉमी को लेकर नेक्स्ट ईयर को लेकर जो प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, प्रेडिक्शंस हैं, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो प्रेडिक्शन है कि हमारी जो जीडीपी है कितने % ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो एटलीस्ट इन सभी के बारे में हमें ज़रूर पता हो। इनके आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है कि जो ओबीसी बैंक है वो किस बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। तो बच्चों ये जो रिसेंटली मर्जर हुआ था बैंकों का, तो सारे के सारे जो बैंक हैं, ठीक है, तो अब आपको पता है 11 ही पब्लिक सेक्टर बैंक रह चुके हैं। तो सभी के जो मर्जर हैं उनके आप अलग से नोट्स बना लीजिए। 100% है, आने वाले हर एग्जाम में, स्पेशली बैंक एग्जाम में, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा, 100% आएगा। फिर हमारा जो 23वां क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का जो रैंक कितना है। अब देखो ये जो इस तरह के जितने भी हमारे जो रैंक्स हैं, ठीक है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पॉवर्टी से जुड़ा हो, फ्रीडम से जुड़ा हो, प्रेस फ्रीडम से जुड़ा हो, इकोनॉमिक फ्रीडम से जुड़ा हो, ठीक है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, तो ये सारे के सारों इंडिया में का जो उनका जो रैंक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उसमें जो फर्स्ट रैंक किसका है, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस, फर्स्ट रैंक और इंडिया का रैंक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक स्टैटिक जीके हैं, ये हमें ज़रूर पता हो। फिर इसमें क्योंकि डिप्टी गवर्नर्स के बारे में पूछा गया था। फिर हमारा 25वां क्वेश्चन है कि इंडिया में जो अभी 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया और यूएसए का, तो इंडिया उसमें कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज़ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री EAM और डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो अगर हमें पता हो कि वो जो डायलॉग है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, अब ये डायलॉग है हमारा फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ही हमारे हैं उसमें जो है रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फ़िलहाल जो हैं वो S जयशंकर हैं, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, फिर साउथ कोरिया का करेंसी क्या है, वॉन। अब देखिए करेंसी कहाँ की पड़ी जाए, पहले कहा जाता था कि जहाँ जहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पिछले 1 साल में विजिट किए हैं वहाँ की आप कर लीजिए,
ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब कहीं की भी जो करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन मैं एटलीस्ट आपको कहूँगा कि अगर आपको इसको याद करना है, और पूरी दुनिया का तो नहीं हम याद कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि G20 है, G7 है, हमारा सार्क है, फिर हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, SCO है, तो एटलीस्ट आप इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो कंट्रीज़ हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ कॉमन भी होंगे, तो आप उनका अगर याद कर लें तो मैक्सिमम 99% चांसेस हैं कि आपको जो प्रश्न पूछा गया है, जिस कंट्री का करेंसी पूछा गया है, वो आपको आता ही होगा। फिर उसके बाद है बजट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। तो बजट से जुड़ी हर जो टर्म है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी जो टर्म्स हैं बजट से जुड़ी हुई, ठीक है। तो अगर आपको ये जो बजट से जुड़ी हर टर्म्स को जानना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक मेरा लेक्चर भी है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं, और वो जो लेक्चर है कुछ नई टर्म्स के साथ मैं दोबारा भी ऐड ऑन कर दूंगा। फिर उसके बाद हमारा जो प्रश्न है IPPB, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है, तो IPP ये 2018 में हुआ। अब देखो इस तरह की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, IPP जैसी, तो हमें एटलीस्ट क्योंकि कोई भी करंट में अगर कोई न्यूज़ आ रही है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या उसका कोई चेयरमैन, ठीक है, वो हमें ज़रूर पता हो। और देखिए 40 अगर किसी भी एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, मान के चलिए कि उसमें से 2 या 4 प्रश्न वो ऐसे पूछेंगे जो ट्रिकी होंगे, ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक एक नंबर, आधा आधा नंबर अगर आपका कटता है तो ऑब्वियसली बात है उससे आपकी जो फाइनल जो मेरिट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 90% तक आप 95% तक है उससे सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो उसको क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। फिर रजत भाटिया, वैसा ही क्वेश्चन है रजत भाटिया, ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली थी, ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खेली है इन्होंने, ठीक है, तो हालांकि ये कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, लेकिन नेशनली काफ़ी सालों से खेल रहे, तो इस वजह से इनका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, ठीक है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। तो अभी तक देखिए सबसे पहला प्रश्न ही है जो स्पोर्ट्स से, एक ही क्वेश्चन है जो पूछा गया। फिर इंडिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन हैं, हमें पहले पता है, दूसरे, तो एटलीस्ट इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप जब भी कोई इस तरह की जो रैंक्स आते हैं तो उनको रीडिंग कर लीजिए, तो हो सकता है आपको याद रहें। अगर याद नहीं भी आ रहे तो गलत मत कीजिए, क्योंकि आपका जो भी 0.25 या 0.5 जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं नेगेटिव मार्किंग है, उसका फाइनल मेरिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर आप इसको सीरियसली दे रहे हैं एग्ज़ाम्स को, तो यू नो इट डेफिनेटली मैटर्स। फिर स्टैटिक जीके से जुड़ा, स्टैटिक बैंकिंग से जुड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला वाइट लेबल ATM, वाइट लेबल का मतलब होता है कि कोई भी अगर नॉन बैंकिंग जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी अगर कोई अपने ATM लॉन्च करती है तो उसे हम वाइट लेबल ATM बोलते हैं, और जो हमारी बैंकिंग कंपनीज हैं वो खोलती हैं तो उन्हें हम ग्रीन लेबल ATM बोलते हैं। फिर ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है। अब ये जो प्रश्न है ये इस वजह से क्योंकि रिसेंटली जो कोरोना का जो ये एक, मैं पहले बता दूं कि ये एक दवाई निर्माता कंपनी है, ठीक है, और कोरोना से जुड़ी जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको बनाने में इसका जो काम था काफ़ी आगे चल रहा था, तो शायद उस वजह से, क्योंकि न्यूज़ में थी, ठीक है, कोरोना की दवाई को बनाने के मामले में, तो शायद उस वजह से उसका जो हेडक्वार्टर है इन्होंने पूछ लिया। तो करंटली जो भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में है किसी भी वजह से, ठीक है, अब कोरोना तो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, एटलीस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है कब हुआ। फिर अगर मैं बात करूँ पेमेंट बैंक्स की, ठीक है, तो देखो बच्चों पेमेंट बैंक से जुड़े भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे एक तो यही देखा कि भाई जियो पेमेंट बैंक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितना स्टेक है, इससे अलग भी एक और क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो। हाँ जी, ये 38 देखिए, ठीक है, तो फाइनो पेमेंट बैंक, इससे जुड़ा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन हैं जो पेमेंट बैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जब आए थे 2015 या 16 में हमारे स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स, तो इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इनको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, किन किन बैंकों को इसका सर्टिफिकेट मिला था या फिर लाइसेंस मिला था, ठीक है, तो जो भी इसकी कंडीशंस थी वो एटलीस्ट हमें इनकी पता होनी चाहिए। फिर शगुन स्कीम इज़ लॉन्च बाय विच बैंक, तो ये फिर वही है बैंकिंग इनिशिएटिव, ठीक है, बैंक का इनिशिएटिव है नया, ठीक है, उसके बारे में हम सब पता होना चाहिए। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग फनी स्कीम, ठीक है, एनवायरनमेंट से जुड़ी स्कीम, डिजिटल स्कीम्स, ये सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए। तो सिविल सर्वेंट्स का जो काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, तो उसके ऊपर था ये जो कर्मयोगी स्कीम है, ठीक है, तो इसको जो लॉन्च किया था। फिर वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड विद बैंक, एक्सिस बैंक टाइप, एक्सिस बैंक के जो नए नए टाइप्स हैं, ठीक है, तो बैंकिंग एग्रीमेंट्स हम बोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फिर ये 37th है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये कॉपरेशन है, एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्किल ट्रेनिंग। तो ये जो क्वेश्चन था, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस देखिए इस तरह के जो एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे 37th क्वेश्चन, और एक आप 42 क्वेश्चन देखिए, तो CBSE ने जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए किसके साथ टाइप किया हुआ है, फेसबुक। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी ये नए नए स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, अब स्किल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ MSc से ही जुड़ा हुआ नहीं है, एजुकेशन का कोई भी फील्ड हो, ठीक है, अगर भी कोई भी नया मिनिस्ट्री है या कंपनी है के साथ कोई टाइप हुआ है या कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये हार्ली डेविडसन ने अपना जो प्रोडक्शन है यहाँ पर बंद कर दिया था हरियाणा में, ठीक है, उस वजह से ये न्यूज़ में था। और इंडिया का मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड है इंटरनेशनली, दैट इज़ HDFC बैंक। तो बच्चों ये जो सारे प्रश्नों को अगर मैं देखूँ, इनका एनालिसिस करूँ, तो मुझे लगता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये हो सकते हैं। तो अगर आप इनको देखकर, ठीक है, अपनी जो तैयारी करें, ठीक है, मैं पहले बता दूं कि इसका जो PDF की फॉर्म में ये मैं हमारे जो चैनल है सक्सेस ट्री, उस टेलीग्राम चैनल पे इसे मैं शेयर भी कर दूंगा, आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं स्मॉल एंड पेमेंट बैंक से जुड़े हुए, इंपॉर्टेंट डेज हैं पूरे साल के, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एज वेल एज आजकल स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आने लगी हैं वैसे, ठीक है, बैंकिंग के जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए, ठीक है, वो सारे के सारे, बैंकों के हेडक्वार्टर, ठीक है, कोशिश कीजिए सरकारी बैंकों तो सारे के सारे ही आपको याद हों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं या इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स के डांसेस हैं, या फिर आजकल जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, तो इससे भी है जो प्रश्न है आजकल आ जाता है, ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेटर भी आपको याद हो, स्पेशली कोई अगर नया इंक्लूड हुआ हो तो। फिर 100% अभी जितने भी एग्जाम होंगे मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है, ये एटलीस्ट हुए थे, तो सारे के सारे आपको याद हों। फिर जो हमारे बड़े रेगुलेटर्स हैं SEBI, RBI जैसे, उनकी फॉर्मेशन ईयर, उनके वो किसको रेगुलेट करते हैं, या उनका अभी करंट में जो MD कौन है, तो वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया की रैंक्स एंड रिपोर्ट्स इंटरनेशनली, जितनी भी 6 महीने की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, समिट्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, और एग्रीमेंट्स की जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली जो इन्वायरमेंट से जुड़े एग्रीमेंट्स हैं, या फिर डिजिटल से जुड़े एग्रीमेंट्स हैं, या फिर फाइनेंस से जुड़े एग्रीमेंट्स हैं, वो तो हमें ज़रूर ही करने हैं। तो बच्चों ये अगर टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, और हम 100% मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें से 90% से ज़्यादा जो मार्क्स हैं आप जनरल अवेयरनेस के पार्ट में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक हैं सक्सेस ट्री हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करे, तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हैं पिछले 6 महीने के या स्टैटिक के ये मैं कवर करूं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं हमें दीजिए, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो था ये उन बच्चों के लिए था स्पेशली जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं IBPS का PO और क्लर्क है देने वाले हैं।